और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए। पूर्व राजनयिक है मोहम्मद अमीन, विवेक शर्मा रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ सुधीर सोनी राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। मोहम्मद अमीन जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि ईरान और इजराइल के बीच में ये जंग अभी सीज फायर में कन्वर्ट हुई है। अगर ये जारी रहती जंग तो इसका कितना बड़ा असर दुनिया के साथ साथ भारत पर पड़ सकता था? देखिए, जहां तक सवाल है दुनिया में असर इसका तो देखने को मिल ही रहा है कि जो जंग शुरू हुई है वो जो प्राइसेस हैं वो ऑयल के हाई हो गए हैं। और उस ऑयल प्राइसेस हाई होने की वजह से और भी चीजों की भी प्राइसेस हाई हुए हैं और दुनिया में शेयर मार्केट भी गड़बड़ा गई है पूरी तौर से, आप देखेंगे। और ये जो लड़ाई है, अगर ये लड़ाई बढ़ती रही तो मैं समझता हूँ कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने साथ दिया है इजराइल का, प्रॉक्सी वार के तरह कर रहा था शुरू से, लेकिन अभी वो सामने आया और उसने हमला किया जिसका कि रिटेलिएशन किया ईरान ने और जवाब दिया। देखिए, आप ये देखेंगे कि यूएस बेस पे भी उन्होंने हमले शुरू कर दिए ईरान ने, जिसमें कि कतार में किया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अब वो घबराया हुआ है इस बात से, अमेरिका भी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो कतार का एयरबेस था अल उबैदा, उसमें उन्होंने किया और ये जानबूझ के किया कि ये उसका अमेरिका का बेस है, तो इसलिए वहां पर जानमाल का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ उनके एयरबेस को तबाह करने की पूरी कोशिश की। तो अभी समझ गया है अमेरिका की अगर हम इस तरह करेंगे तो गल्फ कंट्रीज भी, मुस्लिम कंट्री है ईरान, तो उसके साथ में खामोशी से रहेंगे और जिसकी वजह से ये उनको कुछ करेंगे नहीं। तो एक्टिविटीज जिसकी वजह से आपने देखा कि ये जो हाल हो गया है इसका, तो अब अमेरिका भी और वो भी घबराया हुआ है और उन्होंने पूरी तरीके से अपना रिटेलिएशन किया है ईरान ने। और उसकी ईरान की रिटेलिएशन की वजह से आप देखें कितनी बर्बादी ईरान में भी हुई है और इसराइल की वजह से, और इसराइल की वजह से ईरान में भी हुई है, दोनों आपस में कंट्री, दोनों देशों का वजह से। और ये पहले वाला नहीं है, जबकि आपने देखा होगा कि ये कम नहीं है। ईरान ने भी अपने जो प्रॉक्सी वार की थी वो हमास को, हिजबुल्लाह को और हुती को लगा के रखा हुआ था और अभी भी कहा था कि रेड सी पर हुती अटैक करेगा अगर ये अमेरिका हमारे साथ आता है। इस तरीके से कोशिश तो पूरी की गई है, लेकिन देखते अब क्या होता है, क्योंकि हम इसको भी नहीं कह सकते हैं कि, जबकि आपको याद होगा कि जो इसकी इतिहास है उसमें 78 बार वायलेशन किया है इसने सीज फायर का इजराइल ने, तो मानता नहीं है ना। अभी भी उसको सुनने में आया है कि आज भी आफ्टरनून में उसने हमले किए हैं ईरान के ऊपर। अब ये देखना होगा कैसे होगा और कैसा क्या होगा। ऑयल प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं और जो उसने कहा है कि हम अपना जो पोर्ट है उसके रास्ते को भी बंद कर देंगे, यानी जो चाहता है ईरान कि हम इसको भी बंद कर दे रास्ते को, वो भी बड़ा गलत होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हरमुज जो है उसका, उसमें कम से कम 100 कंट्रीज को प्रॉब्लम आएगी मूवमेंट में, क्योंकि वहां से आप देखेंगे ईरान जो है 30 माइल है और वहां से हरमुज से आप देखेंगे सऊदी अरब, फिर ओमान, तो गल्फ सी से जो है इनका 90% तो चाइना को भी जाता है। हमारे देश को तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि चाइना को होगा। जी ठीक है सर। अच्छा विवेक शर्मा सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि ट्रंप द्वारा इस सीज फायर की घोषणा की गई है, ऐसे में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच इसको सीज फायर के बाद में विन विन सिचुएशन कही जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हर पक्ष के रणनीतिक हितों को कुछ हद तक संबोधित करता है ये। श्वेता जी, पहले ये लड़ाई अभी पिछले 12 दिन से इजराइल और ईरान की डायरेक्टली हो रही है, लेकिन ये लड़ाई तो अक्टूबर 2023 से शुरू हो गई थी, जब इजराइल पैलेस्टीन इजराइल हमास की लड़ाई चल रही थी और ईरान की सपोर्ट से हौती हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके इजराइल के ऊपर अटैक हो रहा था। तो उस वक्त भी हम देख रहे थे कि इजराइल और ईरान की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होनी थी ये, लेकिन दो इसमें आज ये पिछले 12 दिन से शुरू हुई है, जिसमें इनिशियली इजराइल ने जितने
अब हॉलोकास्ट में नुकसान ईरान का भी होगा, क्योंकि उसमें उसकी इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है जी। तो हमारे पास रशिया, अफ्रीका, यूएसए और लैटिन अमेरिका से हम एफओएल ले सकते हैं, लेकिन हाँ महंगा जरूर पड़ेगा उससे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी बात यही है कि अभी फिलहाल अमेरिका ने कह दिया है सीज फायर, लेकिन आने वाला टाइम और कुछ ये भी है कि हो सकता है कि ये सीज फायर जैसे जनरली होता है कि दोबारा अपनी फोर्सेस को रिकूप करो, अपने रिसोर्सेज को रिकूप करो और फिर दोबारा अटैक करो। एक कारण ये भी हो सकता है सीज फायर का। दूसरा कारण जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि एक शांति लाना चाहते हैं मिडल ईस्ट में और साउथ एशिया में, तो इसमें कहाँ तक सक्सेसफुल होगा ये सीज फायर, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। ठीक है सर। सुधीर सोनी सर, क्या जो ये सीज फायर ट्रंप की ओर से दावा किया जा रहा है कि सीज फायर कराया गया है, कोई स्ट्रैटेजी लगती है कि इस बार भी कोई स्ट्रैटेजी, क्योंकि भारत पाकिस्तान को लेकर हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये क्लेम कर रखी है और अभी तक यहाँ तक की कर रखी है कि सीज फायर भारत पाक के बीच में मैंने कराया था, अमेरिका ने कराया था। अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ है, इसमें कोई स्ट्रैटेजी नजर आती है आपको ट्रंप की? देखिए, जो ये एक तरफा सीज फायर का जो ऐलान ट्रंप जी ने किया है, उसके कुछ ही घंटे के बाद में इजराइल ने फिर कुछ जगह पर अटैक किया है ईरान के ऊपर में। तो हमको सबसे पहले इसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉक्सी वार से शुरू हुआ था। आप अगर देखेंगे 1917 में जब बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ था, उस समय में ब्रिटिशर्स ने जो लैंड, आप देखिए इस पूरे भूमंडल पर अगर जो युद्ध हुए हैं वो केवल जमीन को और उनके रिसोर्सेज को लेकर हुए हैं। तो जब इनको जगह दी गई तो जो यहूदियों ने वहां फिलिस्तीनियों को करते 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 वो कॉन्फ्लिक्ट वहां से शुरू हुआ। और इसमें अगर आप पीछे देखेंगे ये प्रॉक्सी वार आज का नहीं, ये 1948 से जारी है। इजराइल जो है वो मदद करता है जो ईरान के जो विद्रोही हैं पीपल मुजाहिदीन और ईरान के, और जो ईरान है वो हमास को करता है जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं गाजा में। जो तो ये जो स्पिल ओवर है, ये हम इसको ईरान का युद्ध ना देखें, दिस इज स्पिल ओवर है गाजा वार का। जो गाजा में चल रहा है, जो इजराइल वहां कर रहा है, इसका ये स्पिल ओवर है जो अल्टीमेटली आ गया। लेकिन आप देखिए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एटॉमिक एनर्जी है, उनके कुछ कायदे कानून है कि उस जगह को जहां पर इस तरह के हथियार बन रहे हैं जो प्रतिबंधित हैं, उसको देखने का उनका एक टाइम का एक इंटरवल है जिस पर जाके उन साइंटिस्ट जाते हैं और वो देखते हैं। तो ये जो हुआ है ये एक प्री प्लान तरीके से जो इजराइल है उसने चूंकि सपोर्ट कर रहा था यूएस का, तो इनका जो असली मकसद था, इसराइल का मकसद था इनके वो प्लांट्स जहां पर ये एटॉमिक हथियार बना रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी हो रही थी, उनके ऊपर अटैक करना था, जो स्ट्रैटेजिकली इन्होंने किया। लेकिन आप देखिए पूरा विश्व जो है वो महायुद्ध की जो ग्लोबल वार की उस पर खड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो इससे नॉट आर्थिक जो मंदी आएगी वो भी होगा, महंगाई भी बढ़ेगी और असुरक्षा कितने पूरे विश्व में बढ़ रही है, इसका बहुत बड़ा कारण है। तो अभी जो ये सीज फायर हुआ है ये टेम्परेरी है और हम ये चाहते हैं कि इस तरह उम्मीद करते हैं कि ये भले ही तीनों विन विन सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ईरान ने देखिए आपने जो कतार में जो इनका बेस है, एयर बेस यूएस का, उसके ऊपर अटैक करके सीधा सीधा ये मैसेज दिया है कि ईरान किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। जिसका नतीजा आज हम इसको इस तरह से देखते हैं, मेरा नजरिया यह है कि उसके ऊपर जो अटैक किया उसका नतीजा ये हुआ कि यूएस में लोगों ने अपने घर में विद्रोह करना शुरू कर दिया ट्रंप का। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आंतरिक जो सपोर्ट ईरान के लोगों को मिल रहा है, या एक तरह से कि जो विरोध जो ट्रंप का हो रहा है, ये सीज फायर उसी कड़ी का हिस्सा है। तो ये सीज फायर रहेगा या नहीं रहेगा, अभी ये आप देखिए चंद घंटे में, या हो सकता है कि रात को इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट का पता लगे। जी ठीक है। मोहम्मद आमिन सर, देखिए क्या इसे ट्रंप की कूटनीतिक जीत कह सकते हैं, क्योंकि भारत पाक के बीच में बार बार क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई थी ट्रंप को, लेकिन अब ऐसे में ईरान इजराइल का जो सीज फायर हुआ है इसको अपनी कामयाबी के तौर पर अब ट्रंप गिनवा रहे हैं दुनिया को। उनकी एक आदत सी बन गई है। आपने देखा होगा कि पहले ट्रंप जब पहली बार बने थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो उनके झूठ पब्लिश हुए थे हर तरह से मैगजीनों में और उनका मजाक बनाया गया था।
उन्होंने अपनी जो झूठ बोलने की पॉलिसी है उसको इतना ऊपर उजागर कर दिया कि बच्चा बच्चा जानने लगा है कि ये जो बोल रहे हैं ट्रम्प साहब वो टोटल झूठ बोल रहे हैं, और कब पलट जाएंगे बात से इसका भी उनको पता नहीं है। तो वो तो उन्होंने हमारे अभी इंडिया के बारे में किया था, जबकि मोदी जी ने कभी नहीं कहा इस बात को, लेकिन बात फिर मोदी जी को करनी पड़ी जब वहां से, चूंकि चाह रहे थे मोदी जी कनाडा में 1-to-1 बात हो जाए, लेकिन ये वहां से निकल लिए। जब निकल लिए तो फिर उन्होंने यहाँ से फोन किया और हमारे प्रधानमंत्री को बुलाना चाहा। देखिए कितनी डुअल पॉलिसी है इसकी, मक्कारी प्रेसिडेंट साहब की, कि वो इधर से तो बुलाते हैं पाकिस्तान को जो हमारा दुश्मन है, उसके फील्ड मार्शल को वहां पर दावत देते हैं, व्हाइट हाउस के अंदर बुला के उसका वेलकम करते हैं, ऑनर करते हैं, और लोन दिलाते हैं। आतंकवादी गतिविधियों को जिसने शुरू किया, हमारे देश में भी कोशिश की, हमारे यहाँ पहलगाम में हमला करें, उसको उन्होंने इतना बढ़ावा दिया। और आज आप देखिए कि हमारे फिर मोदी जी क्यों जाएंगे? मोदी जी तो नहीं जाएंगे, मोदी जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी एक तो आदत है ना, अभी कुछ कहेंगे उसके बाद कुछ कहेंगे। तो ये जो उनकी डुअल पॉलिसी है, और अमेरिका के तो पहले से भी रही है, लेकिन इसने तो कुछ हद ही कर दी है। आप देखिए अभी कभी कुछ कहता है सुबह, कभी शाम को कुछ कहता है प्रेसिडेंट। इंडिया में तो ये इसके मजाक बन गया है हर जगह इसका। तो ये एक सोचने वाली बात है कि इन्होंने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा। लेकिन हाँ, इनको आप कहते नहीं है कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब जो है ईरान इनको, चूंकि ईरान के सामने जो साथ देने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, ऐसा नहीं है, चाहे रशिया हो, चाइना हो, कोरिया हो। तो वो समझ गए बात को ट्रम्प कि हमें इस तरह की पॉलिसी नहीं चलेगी जो हम चलाना चाहते हैं। कि हम इस तरह करके घुस गए थे पहले इराक में, तो ये इराक नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये लीबिया नहीं है, और इस तरह के या सीरिया नहीं है, यह है ईरान। ईरान बहुत बड़ा पुराना फाइटर है, अपने रिलीजियसली भी लड़ते रहे वो आपस में, और लड़ने मारने मर जाने के लिए जाने आ जाते हैं। उन्होंने देखिए अपनी जो डोम है उसके ऊपर रेड फ्लैग लगा दिया था अगले दिन कि वो किसी से नहीं, और ये सोच रहे थे कि हम डिवाइड कर देंगे इनको, यानी उसके अंदर हम पुराने शाह का रिजीम ले आएंगे, जैसे सीरिया में भगा दिया उसको, असद को। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा यहाँ पर सब खोमैनी जो है रिलीजियस लीडर है, खुमैनी को जो है वो पूरा सपोर्ट मिल गया, और इनको वहां पर वार करने से वहां के जो उनके कमांडर मरे, उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरे, उससे और सिंपैथी वहां बढ़ गई। और पूरा ईरान के साथ हो गया, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुढ़ा हो, जवान हो, सब एक साथ आ गए, लेडीज बच्चे सब आ गए मारने मर जाने के लिए। तो आप समझिए बड़ी फाइटर कौम है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल था। और फिर भी उन्होंने देख लिया पीछे से, कोरिया है, चाइना है, रशिया है, ये तीनों कंट्रीज जो है वो फुल सपोर्ट में है। हर तरीके से कहा और ओपनली कहा, वाकई देखा है आपने कि ओपनली कह दिया, रशिया ने भी कह दिया, चाइना ने भी कह दिया, और कोरिया ने भी कह दिया। तो अब इनकी मजबूरी हो गई। और उधर से आप देखिए जो गल्फ कंट्रीज में इनके ठिकाने थे, वहां पे भी तो उन्होंने एयर बेस अपने क्लोज कर दिए, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सब उन्होंने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया। तो इससे एयरलाइंसेस भी फर्क पड़ा है, आने जाने में फर्क पड़ा है, इधर बंदरगाह में भी प्रॉब्लम हुआ है। तो ये जो शिप चल रहे थे 100 कंट्रीज पे, मैं आपको बताऊं कि इसका असर पड़ा है, क्योंकि वहां से जितना ट्रांसपोर्टेशन होता था बाई शिप, उसकी वजह से फिर ऑयल प्राइसेस हो गए। और आप देखिए इन्होंने अपने हूतीस को अलर्ट कर दिया कि आप रेड सी में इनको रोकिए। आप देखिए ओमान से इनका जो आता था उसमें भी उन्होंने कोशिश की कि इसको भी रोका जाए, ब्लॉक किया जाए। तो ओमान का जो गल्फ का रीजन का था ईरान से, वहां पे भी उन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश की। ऐसा नहीं, हर तरीके से डिप्लोमेटिकली भी आप देख रहे हैं कि उनके विदेश मंत्री जिनेवा गए, जहां पे जर्मनी और फ्रांस और कनाडा के लोग, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता ये है कि उसकी, मुझे लगता है कि ईरान की डिप्लोमेसी, ईरान का जो काम करने का तरीका है, स्लो जरूर है लेकिन एक अच्छा अप्रोच है, पॉजिटिव, जिसका नतीजा है कि उसको अपनी हार माननी पड़ी। और अब समझ गए नेतन्याहू कि मुझे भाग के शरण लेनी पड़ी अमेरिका को। पहले तो वो गए अपने उसके अंदर छुपने के लिए अपने यहाँ, उसके बाद वहां से निकल के वहां पहुंचे। तो उस रात में ही उन्होंने उठा के नाइट में अपना हमला कर दिया अमेरिका ने। तो ये सब क्या दर्शाता है? और देख लिया, उल्टा बोल रहे हैं आपके ट्रम्प साहब, उल्टा बोल रहे हैं, गलत किया इजराइल ने। तो ये है, तो देखिए क्या होता क्या नहीं होता, कहाँ तक बात जाती है। अगर हो जाएगी वार बंद या कुछ दिन के लिए रुक जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आऊंगी, आपका रुक करूंगी। विवेक शर्मा सर, क्योंकि
सीज फायर जो हुआ है वो ईरान और इजराइल के बीच में हुआ है। अब सवाल ये है कि अमेरिका इतना ज्यादा इसको लेकर खुश क्यों हो रहा है, ट्रंप इतने खुश क्यों हैं? श्वेता जी, ये ट्रम्प की एक है, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की हिंदुस्तान के डीजीएमओ से, और उनके हमारी जो नीति के हिसाब से, हमारी हायरार्की के हिसाब से हमने उसका कहा कि फायर स्टॉप किया है एयर, सी और लैंड पर। तो लेकिन ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि मैंने बात किया, मैंने उसने क्रेडिट लेने की कोशिश की है। वो एक एरिया का, कैसे कहते हैं कि एक अपने आप को कहना चाहता है कि मेरे कहने पर ही सारे देश चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हिंदुस्तान तो बिल्कुल नहीं चलता, वो अपने नीति के हिसाब से ही चलता है। और अभी जहां तक हमारे ऑपोजिशन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक बात तो यूएसए कहता रहा कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और उस दूसरी तरफ वो आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाता है, जो टेररिज्म, जो पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप, आर्मी, आईएसआई सब जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है उनको अपना लंच देता है, उनको आईएमएफ का सैंक्शन करता है। तो ये जो यूएसए की नीति हरकत डबल रही है, उसका हरकत कोई कहता कुछ और करता कुछ है, उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में अभी सेम है जैसे इजराइल में और ईरान की वॉर में भी यही है कि ट्रंप ने कहा कि मेरे कहने पर सीज फायर हुआ, मैंने और नोबेल प्राइज देने के चक्कर में कि मेरे कहने पर सीज फायर हुआ। जो भी संविधान कंट्री होता है, जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट कंट्री होता है, चाहे ईरान हो, हिंदुस्तान हो, इजराइल हो, वो अपनी पॉलिसीज के हिसाब से, अपनी नीति के हिसाब से ही कार्य करते हैं। ठीक है, वो उसका क्रेडिट अगर यूएसए का प्रेसिडेंट लेना चाहता है तो वो गलत नहीं है। और एज इट इज अभी सीज फायर हुआ नहीं है, वो अभी ऐसा नहीं है कि एकदम मुकम्मल शांति हो गई है, लेकिन उसके कहने के लिए जब बता रहे हैं कि जैसे एयर बेसिस है उसके ऊपर अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो उससे तो और चीजें आगे बढ़ेंगी। और जैसे बताया है कि रशिया, चाइना और बाकी कंट्रीज सपोर्ट तो कर रहे हैं ईरान को, लेकिन कितने हद तक करेंगे वो पता नहीं है, आने वाले टाइम ही बताएगा। ठीक है सर। अच्छा सोनी सर, ट्रंप की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा ईरान पर हमला करने में भी जब अमेरिका की एंट्री हुई, दुनिया भर में चर्चा का विषय ये आ गया कि अमेरिका की एंट्री हुई है, अब ये युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, विश्व युद्ध होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब सीज फायर में भी अमेरिका की भूमिका, आप ऐसे इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं? श्वेता जी, देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि युद्ध में कोई नहीं जीतता। ये कहने की बात है कि इजराइल जीत गया या ईरान जीत गया, नुकसान दोनों तरफ से होता है, जीवन, जन और माल की हानि होती है। और जहां तक यूएस के प्रेसिडेंट का सवाल है, अगर आप देखिएगा इतने बड़े देश का राष्ट्रपति का, उनका कोई इज ए नॉट मैन ऑफ कमिटमेंट, इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। जब ये G7 में गए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं 2 वीक के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो युद्ध में ज्वाइन करूंगा, वार में अगेंस्ट ईरान, लेकिन 2 दिन के अंदर भी उन्होंने बम वर्षक विमान अपने रात में भेज दिए। तो ये इनका केवल एक मकसद है पूरे वर्ल्ड के अंदर में कि देशों को गुमराह करना, लड़ाना और अपने हथियारों को बेचना, जो पिछले कई सालों से बना के प्रोडक्शन इन्होंने रखा हुआ है। इन देश की इकोनॉमी इन हथियारों से चल रही है। तो अगर लड़ाई नहीं कराएंगे, उसके बाद सीज फायर की बात करेंगे, तो सीज फायर कहने के लिए अभी सीज फायर हुआ कहाँ है? अभी तो इजराइल, अभी गाजा में इजराइल दुनिया भर के बच्चों की हत्या कर रहा है। अगर प्रेसिडेंट को तो जन हत्या, तो वो जन हत्या है, वो चाहे अमेरिका में हो, कतार में हो, ईरान में हो, इजराइल में हो, वहां निहत्थे बच्चों के ऊपर में जो खाना मांगने के लिए बच्चे जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मदद कर रही है, वहां पे बम फेंके जा रहे हैं। तो किस तरह के, तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि ट्रंप जो राष्ट्रपति जरूर एक देश के, लेकिन उनकी सोच उस जैसे देश की है नहीं, उनको अपने बिल्कुल अभी उनको कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ट्रंप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा की आपने और राय भी दी इस पूरे मसले को लेकर। फिलहाल सूर्य विशेष में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।